हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अग्निवीर प्रैक्टिस सेट 4 की। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 की, जिसमें कुछ अग्निवीर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 1 हमें दे रखा है कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम था, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उनके समाधि स्थल का नाम क्या था। तो देखो, अगर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, यानी कि ये भारत की प्रथम महिला पीएम। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1966 से लेकर 1977 तक। एक बार प्रधानमंत्री बनी थी, फिर दूसरा इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, यानी कि 10 वर्षों तक तो ये प्रधानमंत्री इस टाइम में रही थी। दूसरा क्या है कि दूसरी बार भी ये प्रधानमंत्री रही थी। तो इस तरह से इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में बिताया। आगे बात हम करेंगे कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या था, यानी कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं राजघाट। देखो, जो राजघाट है ये महात्मा गांधी के समाधि स्थल है, उसे हम बोलते हैं राजघाट। एक यहाँ पर हमें दे रखा है शक्ति स्थल, दूसरा दे रखा विजय घाट। तो अगर हम बात करेंगे कि जो शक्ति स्थल है ये किसका समाधि स्थल था, तो शक्ति जो स्थल है ये हमारा इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, शक्ति स्थल बोला जाता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है चित्र भूमि, इसी को चैत्र भूमि बोला जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को बोलते हैं चैत्र भूमि या चित्र भूमि। विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, विजय। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजघाट जो है ये महात्मा गांधी के समाधि स्थल को बोला जाता है, शक्ति स्थल जो है ये है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को बोला जाता है, और जो चित्रभूमि या फिर इसी को बोला जाता है चैत्र भूमि, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल के लिए बोला जाता है। आगे चलेंगे तो आगे हमें प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, कह रहा है कि उत्तर भारत का वह नृत्य जिसमें जोरदार घुमाव होते हैं वह कौन सा है, यानी कि उत्तर भारत का हमें शास्त्रीय नृत्य बताना है जिसमें क्या होता है, जोरदार घुमाव होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, एकमात्र है कथक की अगर हम बात करेंगे ये उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाता है और मुख्य रूप से ये कहां का है, उत्तर प्रदेश का है। बाकी हमने देखा था भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहां का हो जाता है, तमिलनाडु का होता है। कहां का हो जाता है, तमिलनाडु। आगे हम बात करेंगे ओडिसी, नाम से ही हमें पता चलता है ये किसका है, उड़ीसा का। कहां का है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करेंगे कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। कहां का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो जैसे भरतनाट्यम जो हो गया आंध्र प्रदेश का, ओडिसी हो गया उड़ीसा का, कथक हो गया यूपी का, यानी कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक है। कुचिपुड़ी कहां का हो जाता है, आंध्र प्रदेश का। ऐसे आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है कि भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हमें ये बताना है कि भारत का जो वित्त आयोग है इसका भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। यानी कि भारत का जो वित्त आयोग है इसका जो उल्लेख है या जो वर्णित है वो कौन से अनुच्छेद में है, 280 में है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 4 हमें दे रखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC क्या है। तो ये कैसी संस्था है, कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है, गैर सरकारी संगठन है, या संविधिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधिक निकाय है। यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ये कैसा है, संविधिक निकाय है। अगर हम बात करेंगे कि जो
HRCA जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1993 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, आगे चलेंगे तो अगला प्रश्न नंबर हमें 5 दे रखा है, क्या है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी कि एक डिजाइन किया था, एक शहर हमें बताना है, कह रहे हैं एडविन लुटियन द्वारा कौन सा शहर डिजाइन किया गया था, तो वो दिल्ली किया गया था। किसको किया गया था, दिल्ली, और दिल्ली को ही बोला जाता है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो दिल्ली का अगर पूरा पुराना नाम पूछेगा तो दिल्ली का पुराना नाम हो जाता है इंद्रप्रस्थ। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि संविधान के संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि जो मतदान होता है, मतदान की जो पहले आयु थी वो 21 वर्ष थी, अब वो घटाकर कितनी कर दी है, 18 वर्ष कर दी है। यानी कि पहले क्या था, पहले जो थे अगर हमें वोट डालना होता था तो हमारी आयु कितनी होनी चाहिए थी, 21 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप वोट डालते हैं तो अब हमारी जो एज है वो कितनी है, कुल 18 वर्ष होनी चाहिए। तो एक भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो संविधान संशोधन 61वां हुआ था। तो इसके द्वारा वोट डालने की जो उम्र थी वो 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। आगे चलेंगे तो अगला प्रश्न नंबर हमें दे रखा है 7, कह रहा है भगत सिंह ने बम कहां फेंका था, तो कहां फेंका था, तो कह रहे हैं कि टाउन हॉल में फेंका था। ऑप्शन बी है कैंटनमेंट हॉल में फेंका था, या फिर ऑप्शन सी हमें दे रखा है अल्फ्रेड पार्क में फेंका था, ऑप्शन डी हमें दे रखा है सेंट्रल असेंबली में फेंका था। तो जो भगत सिंह थे इन्होंने जो बम फेंका था वो कहां पर फेंका था, सेंट्रल असेंबली में फेंका था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 8 हमें दे रखा है और हमसे पूछा है कि एटीएम में ए का अर्थ क्या है, यानी कि जो एटीएम मशीन होती है इसका ये शॉर्ट नाम होता है, तो इसका जो पहला जो लेटर हमें दे रखा है ए, इसका हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो कह रहे एटोमेटिक होता है, या ऑटोमेटेड होता है, या अमाउंट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एटीएम का जो पहला लेटर ए होता है उसका जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है। क्या होता है, ऑटोमेटेड। आगे चलेंगे, अच्छा इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे तो ए से बन जाता है ऑटोमेटेड, टी का मतलब होता है ट्रांसफर और एम का मतलब होता है मनी। तो ऑटोमेटेड ट्रांसफर मनी मशीन होता है। क्या होता है, मशीन। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 9 में दे रखा है कि वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यानी कि वैष्णव एक संप्रदाय है उसके द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन हमें ए दे रखा है ओडिसी, ऑप्शन बी हमें दे रखा है मणिपुरी, ऑप्शन सी हमें दे रखा है सत्रिया, ऑप्शन डी हमें दे रखा है मोहिनी अट्टम। तो जो वैष्णव संप्रदाय है इसके द्वारा शास्त्रीय जो नृत्य है वो कौन सा किया जाता है, सत्रिय किया जाता है। अगर पूछेगा कि सत्रिय कौन से राज्य का है तो ये असम राज्य का है। किसका है, असम। अगर हम बात करेंगे मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम किसका हो जाता है, केरल का हो जाता है। किसका हो जाता है, आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 10 हमें दे रखा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता इसका मतलब होता है छुआछूत का जो उन्मूलन हुआ था वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है, यानी कि 17 में लिखा है छुआछूत से संबंधित होता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 11 में दे रखा है कि झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी कि हमें यह बताना है कि झांसी से जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी हमें दे रखा है बहादुर शाह, ऑप्शन डी हमें दे रखा है मंगल पांडे। तो जो झांसी का जो विद्रोह था 1857 का उसका नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो प्रश्न नंबर 12 में दे रखा है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला
शासिका कौन थी, यानी कि भारत की हमें पहली महिला शासिका बतानी है कि कौन थी। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है चांद बीबी, ऑप्शन बी हमें दे रखा है नूरजहां, ऑप्शन सी हमें दे रखा है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी हमें दे रखा है जहां आरा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भारत की पहली महिला जो शासिका थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी, और ये दिल्ली की शासक बनी थी, दिल्ली सल्तनत में थी। आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 13 हमें दे रखा है कि ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है, यानी कि ऋतु जो परिवर्तन होती है वो किसके कारण होती है, यानी कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, यानी कि जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुकाव, ऑप्शन बी हमें दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है कि पृथ्वी का घूमना और चक्कर लगाना, ऑप्शन सी हमें दे रखा है पृथ्वी का घूर्णन और अपनी धुरी का झुकाव, पृथ्वी का चक्कर लगाना। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है कि पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी पर घूमना, यानी पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है सूर्य के और अपनी धुरी पर भी घूमती है, तो इसके कारण क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूमती है, इसी के कारण क्या होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। आगे चलते हैं, तो प्रश्न नंबर 14 हमें दे रखा है, कह रहा है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर की अगर हम बात करेंगे तो वो झांसी में तो होगी, झांसी का हमने देख लिया। आगे हमसे पूछा है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन हमें ए दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी हमें दे रखा है नाना साहेब, ऑप्शन सी हमें दे रखा है बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी हमें दे रखा है कुंवर सिंह। तो जो कानपुर शहर में जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया। आगे चलेंगे, तो आगे हमें प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, कह रहा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हमें बताना है कि कहां पर है। क्या मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन सी बिहार में है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम क्या है, दुधवा। तो भारत में मतलब बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कौन से जिले में है, ये लखीमपुर खीरी में है। कहां है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो वो छत्तीसगढ़ में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे पन्ना है ना। तो आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 16 हमें दे रखा है कि बल का एसआई मात्रक है, यानी कि जो बल होता है उसका एसआई मात्रक क्या है, कह रहे जूल होता है, ऑप्शन बी हमें दे रखा है न्यूटन होता है, ऑप्शन सी हमें दे रखा है पाउंड होता है, ऑप्शन डी हमें दे रखा है पास्कल। तो न्यूटन का जो एसआई मात्रक होता है वो बल का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन। आगे चलेंगे, तो प्रश्न नंबर 17 दे रखा है कि मलेरिया रोग का वाहक है, यानी कि जो मलेरिया होता है उसका वाहक कौन है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इसमें एक होता है मादा एनाफिलीज, उसके कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। आगे चलेंगे, तो प्रश्न नंबर 18 में दे रखा है समुद्री कृषि से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो समुद्र में जो कृषि होती है उससे आप क्या समझते हैं। कह रहे यह है एकलचर की एक विशेष शाखा है, इसमें बड़े पैमाने पर पौधों और जानवरों की खेती शामिल है। कह रहे हैं यह ज्वारीय प्रभाव वाले जल निकायों से संबंधित है, ऑप्शन डी हमें दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे चलेंगे, तो प्रश्न नंबर 19 हमें दे रखा है और हमसे ये कह रहा है कि आयतन की एसआई इकाई बताओ। तो देखो एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन।
तो आयतन की हमें एसआई मात्रक बताना है कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है घन मीटर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है डेसीमीटर, ऑप्शन डी हमें दे रखा है घन इंच। तो जो आयतन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है घन मीटर। क्या हो जाएगा, घन मीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। आगे कह रहा है कि वाहनों में गति मापने के लिए स्पीडोमीटर द्वारा किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे वाहन होते हैं उसमें एक मीटर लगा रहता है जिसमें हम उसकी गति देखते हैं, तो वो गति किस में दिखाता है। ऑप्शन ए हमसे कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में दिखाता है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिखाता है, मील प्रति घंटे में दिखाता है, या फीट प्रति सेकंड में दिखाता है। तो जो हमारी मोटरसाइकिल होती हैं और भी चार पहिया जो वाहन होते हैं, तो इन वाहनों में जो मीटर लगे रहते हैं उसमें किस तरह से लिखा रहता है 40 किलोमीटर, या कुछ भी लिखा रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाहनों में जो स्पीडोमीटर लगे रहते हैं उसमें जो दिखाता है वो चाल जो हमें दिखाता है वो किसमें दिखाता है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिखाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर है हमारे पास, एक केस कह रहा है कि स्कर्वी यानी कि मसूड़ों का खून यानी मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी कि जो स्कर्वी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है, तो कौन से विटामिन के कारण कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है विटामिन के की कमी के कारण, या विटामिन बी टू की कमी के कारण, या फिर विटामिन सी की कमी के कारण, या विटामिन ए की कमी के कारण। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर हम बात करेंगे विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता। आगे बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 22 हमें दे रखा है, कह रहा है कि चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को नाम बेकिंग सोडा या विलयन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़कर बेअसर किया जाता है। यानी कि कह रहे कि चींटी का जो डंक होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है, कह रहे कि बेकिंग सोडा या विलयन जिससे जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़कर बेअसर किया जाता है, तो वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए हमें दे रखा है केप्रिलेन ग्लाइकोल, ऑप्शन बी हमें दे रखा है कैलेमाइन, ऑप्शन सी हमें दे रखा है बेहेनिल अल्कोहल, डी हमें दे रखा है बेंजेथोएनियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलेमाइन। कैलेमाइन के कारण क्या हो जाता है, उसे रगड़कर हम उसे बेअसर कर सकते हैं जो हमें चींटी काट लेती है। आगे बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 23 हमें दे रखा है, कह रहा है कि पवन चक्की में उत्पन्न बिजली, यानी कि जो पवन चक्की होती है उनके द्वारा हम बिजली को उत्पन्न करते हैं, तो वो पहले तो हो जाती है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि ऐसी ऊर्जा जो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न ये कह रहा है कि पवन चक्की में उत्पन्न बिजली जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी कि जो पवन चक्कियों में जो लगे रहते हैं ऊंचे ऊंचे टावर लगे रहते हैं, क्या उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है वायु के वेग पर निर्भर करती है, यानी कि जो वायु है उसकी गति पर निर्भर करती है क्या। ऑप्शन सी हमें दे रखा है वायु के वेग पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन डी हमें दे रखा है यह है उसके आसपास के पेड़ों पर निर्भर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पवन जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, कह रहे हैं टावर की ऊंचाई पर निर्भर करेगी। ऑप्शन बी है वायु के वेग पर निर्भर करेगी। ऑप्शन सी है कि वायु के वेग पर निर्भर नहीं करेगी।
ऑप्शन डी है कि वहां पर जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उन पर निर्भर करेगी। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वायु के वेग पर निर्भर करती है। यानी कि जो पवन ऊर्जा है, अगर हवा ज्यादा तेज चलेगी तो वायु ज्यादा ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होगी, अगर हवा अगर धीमी चलेगी तो उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसकी मात्रा कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु के वेग पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं, तो आगे कह रहा है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि लोहे पर हम एक परत चढ़ा लेते हैं जस्ते की, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कह रहे हैं जस्तीकरण बोलेंगे। ऑप्शन बी हमें दे रखा है क्रिस्टलीकरण बोलेंगे, ऑप्शन सी हमें दे रखा है जंग लगना बोलेंगे, ऑप्शन डी हमें दे रखा है बेकिंग बोलेंगे। बेकिंग बोलेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्तीकरण। यानी कि लोहे पर जो हम परत चढ़ाते हैं, जस्ता की जो परत चढ़ाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जस्तीकरण बोलेंगे। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर हम एक परत चढ़ा लेते हैं या पेंट कर लेते हैं, तो जस्ते की अगर हमने किसी पर पेंट की है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जस्तीकरण बोलेंगे। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 25 हमें दे रखा है और कह रहा है कि विद्युत चुंबक किससे बना होता है? यानी कि जो विद्युत वाले चुंबक होते हैं तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक हमने पढ़ा है प्राकृतिक चुंबक और एक हमने पढ़ा है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? वो स्थायी चुंबक होते हैं, लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें ज्यादा शक्तिशाली या कम शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हमसे वही कह रहा है कि जो विद्युत चुंबक होते हैं वो किससे बने होते हैं? कह रहा है तांबे के बने होते हैं, ठोस इस्पात के बने होते हैं, या नरम लोहे का बना होता है, या फिर जस्ता के बने होते हैं। तो जो भैया विद्युत चुंबक होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो नरम लोहे से बनते हैं। आगे बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 26 हमें दे रखा है थर्मामीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? यानी कि जो थर्मामीटर होता है इसका उपयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए हमें दे रखा है गर्मी, ऑप्शन बी हमें दे रखा है आग, ऑप्शन सी दे रखा है तापमान, ऑप्शन डी हमें दे रखा है मर्सल इंजेक्शन। पता नहीं क्या है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? शरीर का तापमान नापते हैं या फिर किसी भी चीज का हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आगे आएंगे तो आगे हमसे कह रहा है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत के चिन्ह क्या है? यानी कि महिला जो होती है उनमें यौवन की शुरुआत के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? कह रहे हैं रजो निवृत्ति होता है या किशोर अवस्था होता है, ऑप्शन सी हमें दे रखा है महावारी होता है, ऑप्शन डी हमें दे रखा है रजो दर्शन होता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रजो दर्शन। यानी कि महिलाओं में जो यौवन की जो शुरुआत के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होता है? रजो दर्शन होता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 28 हमें दे रखा है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। यानी कि जो विद्युत धारा है उसकी प्रवाह की दिशा किधर की ओर होती है? जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई परिपथ है और यहाँ पर इसमें हमने एक बैटरी जोड़ ली है, तो बैटरी में इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे वो प्लस से माइनस की ओर चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चल रहे हैं तो विद्युत धारा इधर की ओर चलेगी, यानी कि विद्युत धारा उल्टी चलती है। विद्युत धारा क्या चलती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के उल्टी दिशा में चलती है। तो वही हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में चलती है, यानी कि जिधर के लिए इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं विद्युत धारा क्या उधर के लिए चलती है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है कि धनात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत चलती है, यानी कि जो धनात्मक आवेश होता है उसके प्रवाह के विपरीत चलती है। ऑप्शन सी हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत चलती है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो विद्युत धारा चलती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत चलती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर के लिए चल रहे हैं तो विद्युत धारा उसके विपरीत चलेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन है? ऑप्शन नंबर 29 है, कह रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन है? यानी कि देखो विद्युत जो होते हैं, विद्युत जो धारा चलती है वो किसमें चलती है भैया? ऐसी धातु में चलती है जिनमें क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन है?
यानी कि विद्युत के एक चालक होते हैं और एक अचालक होते हैं। तो सुचालक हमें बताना है कि विद्युत धारा सुगमता से किसमें चलेगी। कह रहे ऑप्शन ए कह रहा है लकड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है कागज, ऑप्शन डी है तांबा। यानी कि जो तांबा है ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तांबा, जिसे हम क्या लिख लेते हैं, सी कॉपर। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 30 हमें दे रखा है कि श्वसन तंत्र से वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कह रहे श्वसन कहलाती है, अंतः श्वसन कहलाती है या उच्च श्वसन कहलाती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च श्वसन। आगे चलेंगे तो आगे हमें प्रश्न नंबर 31 दे रखा है, कह रहा है कि 625/5 का मान होगा। यानी कि यहां से हमारी गणित स्टार्ट हो जाती है। तो हमसे कह रहा है कि भैया √ 625 और बटे में कितना है 5, इसका मान ज्ञात करो। तो जैसा कि हमें पता है कि √ 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। और इसके बटे में अगर हम 5 लगाएंगे तो 5 से काटोगे 25, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 32 दे रखा है और हमसे कह रहा है कि 6, 7 और 2 का एलसीएम होगा। यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की परिभाषा क्या कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इनमें से हम छोटी सी छोटी संख्या देखेंगे जो इन तीनों से कटनी चाहिए। 2 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमें 21 दे रखा है, कि 21 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। इससे बड़ी संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा 42 अगर इन तीनों से कट जाएगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 42 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 42 2 से पूरा कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बार में पूरा कट जाएगा। 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 6 42, 6 से अगर हम काटेंगे तो 6 7 42, यानी कि 42 जो है वो इन तीनों संख्याओं से कट रहा है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये तो हमने ये परिभाषा से इसका आंसर देख लिया। अगर इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे भाई 6 और 7 और 2 का हमें लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए 2 लाइनें हम इस तरह से खींच लेते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 7 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2। अगर इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लिया। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। इन सभी की जो गुणा होती है वही क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। तो इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 7 42, यानी कि जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे तो कह रहा है कि किसी संख्या का 1/4 भाग 22 है तो वह संख्या क्या होगी। यानी कोई पूरी एक संख्या है, उस संख्या का 1/4 है वो कितना है, 22 है। तो हमें पूरी संख्या बतानी कि कितनी होगी। यानी कि 1/4 का जो मान है वो कितना है, 22 है। तो हमें पूरी संख्या बतानी है। तो एक काम करेंगे, इसके बटे में हम 1 मान लेंगे और कैंची गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 गुणा 4 हो जाएगा। यानी कि जो एक संख्या होगी वो कितनी होगी, 88 होगी। यानी जो पूरी संख्या है वो कितनी होगी, 88 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 88। अगर एक संख्या का 1/4 जो भाग है वो 22 है तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। ऐसे हम आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 34 दे रखा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 7600 थी, व्यक्ति की आय में 22% की वृद्धि कर दी गई, तो व्यक्ति की वर्तमान आय बताओ कितनी है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी जो मासिक आय है वो हमें 7600 रुपए दे रही है। इस आय में क्या हो जाता है, 22% की वृद्धि हो जाती है, तो 122% हो जाएगा। तो बटे में हम कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 2 जीरो से यहाँ पर हम 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 76 गुणा 122। अब 76 की और 122 की हम गुणा करेंगे तो इनकी गुणा करेंगे 122 और गुणा कितने 76। 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 13 के 3 हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8। इन सभी को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 2 7
12 के 2 हासिल करें, कितना हो जाएगा 9272 हो जाएगा। अगर इनकी हम गुणा करेंगे तो 9272 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9272। अगर किसी व्यक्ति की आय, मासिक आय जो है वो 7600 रुपए है, अगर इसकी आय में अगर हम 22% की वृद्धि करते हैं तो बढ़ के लिए कितनी हो जाएगी 9272 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 35 हमें दे रखा है कि किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर केक का 5/7 भाग वितरित हो जाता है तो केक का कितना भाग शेष बचेगा। अब देखो जो केक होता है वो अपने आप में कितना होगा भैया, पूरा 1 होगा, लेकिन 1 में से 5/7 बांट दिया, तो इस तरह से अब हमसे ये पूछा है कि ये बताओ केक का कितना हिस्सा बचा होगा। तो देखो 5/7 बच गया, यहाँ पर हम केक को कितना मान लेंगे, टोटल 7 मान लेंगे। अब 7 में से 5 बट गया तो कितना बचा होगा, 2 ही तो बचा होगा, तो 2/7 हम आंसर कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/7। अगर इस तरह से करना नहीं चाहो तो इस तरह से मान लो कि जो पूरा जो केक है वो कितना है 1 है, 1 में से अगर हमने 5/7 अगर बांट दिया तो शेष कितना बचा होगा, तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, दोनों का लासा ले लो, नीचे कितना हो जाएगा 7, ऊपर कैंची गुणा करेंगे 7 एकन 7 और 5 एकन 5, ऊपर कितना बचेगा 2 और नीचे कितना बचेगा 7। तो अगर 1 में से अगर हम 5/7 भाग अगर बांट देते हैं तो शेष कितना बचेगा 2/7 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 36 हमें दे रखा है, कह रहा है 10 केक को 1:1 के अनुपात में बांटा जाए तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। यानी पूरे हमारे पास 10 केक हैं और 10 केकों के लिए 1:1, 1:1 का मतलब ये है कि 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो हमारे पास जो केक है वो कितने हैं 10, और 10 केकों को अगर हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे यानी कि 1:1 के अनुपात में बांटेंगे तो कितने कितने हो जाएंगे 5-5 हो जाएंगे। एक तरीका तो ये रहता है, दूसरा तरीका क्या है कि पूरे केक कितने हमारे पास 10 और 1:1 के अनुपात में बटेंगे, यानी कि कितने लोगों में बटेंगे 2 लोगों में बटेंगे। तो अगर हमें पहले का भाग निकालना है तो 1 से गुणा करेंगे, दूसरे का भाग निकालना है तब भी हम 1 से गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10 और 5 की और 1 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5-5, यानी कि एक हिस्सा अगर 5 है तो दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 और 5। अगर 10 केक हैं उसे 1:1 में बांटेंगे तो 5-5 आएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 31,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने रुपए है तो समय ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें मूलधन दे रखा है 31,000 रुपया और जो दर का मान दे रखा है वो 4% और जो हमें साधारण ब्याज दे रखा है वो 372 रुपए दे रखा है, तो हमसे समय पूछा है। देखो यहाँ पर हमें सीपी दे रखा है, सीपी हमें कितना दे रखा है, सीपी मान ले, इसे हम पी मान लेंगे, क्या मान लेंगे पी, यानी कि जो मूलधन दे रखा है वो हमें 31,000 दे रखा है, कितना दे रखा है 31,000, और जो हमें दर दे रखी है वो 4% दे रखी है, और जो हमें एसआई साधारण ब्याज दे रखा है वो 372 रुपए दे रखा है, तो हमसे पी पूछा है कि क्या होगा। तो देखो साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एसआई बराबर पीआरटी और बटे में कितना लगा देते हैं 100 लगा। एसआई हमें कितना दे रखा है 372 बराबर पी का मान कितना है, पी का मान है 31,000 गुणा आर कितना है 4%, टी का मान हमें निकालना है और बटे में हम कितना लगा देंगे 100। अगर हम यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और अगर इसे हम 4 से काटेंगे तो 4 में 36 बच गए 1, जहां पर हो गए 12, 4 3 12, क्या बार में कट जाएगा 93। तो यहाँ तो केवल बच गया 93 और इधर बच गया 310 गुणा टी। अगर हम यहाँ से 31 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 31 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास बचेगा 3 बराबर
3 बराबर 10t बचेगा। हमें t का मान निकालना है, तो t का मान निकालना है तो 10 को हटाना पड़ेगा और 10 ये किसके बटे में पहुंच जाएगा, 3 के बटे में पहुंच जाएगा। किसके बटे में पहुंच जाएगा, 3। अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करने का मतलब ये है कि पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.3 वर्ष हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 हमें दे रखा है, कह रहा है कि किसी समबाहुभुज के सभी कोण होते हैं। तो देखो समबाहुभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलेंगे। तो समबाहुभुज के जो सभी कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, एक समान। जैसे अगर हम बात करेंगे वर्ग, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो चारों कोण होते हैं वो 90-90 अंश के होते हैं। ऐसे हम अगले प्रश्न में चलेंगे तो प्रश्न नंबर 39 हमें दे रखा है, कह रहा है कि प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत बताओ। अब देखो औसत निकालने के यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें विषम संख्याओं का औसत चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत चाहिए। अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का अगर औसत चाहिए तो क्या हो जाता है, n हो जाता है। ऐसे हमसे यहाँ पर पूछा है कि प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर इसी तरह से ये तो पहला हो गया। दूसरी बात हम ये याद रखेंगे, अगर हमसे पूछेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का सम संख्याओं का औसत। अगर हमसे प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो वो n+1 होगा। ऐसे यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है वो 9 दे रखी है, यानी कि n का मान जो दे रखा है वो 9 दे रखा है। और 9 सम संख्याओं का अगर हमसे औसत पूछेगा तो वो हम क्या लगा देंगे, n+1। यानी कि n का मान 9 दे रखा है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है, n+1 होता है। ऐसे अगर हम देखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का अगर औसत पूछेगा तो कितना हो जाता है, n हो जाता है। तो यहाँ पर जो n का मान दे रखा है वो हमें जो संख्या दे रखी है वो 9 दे रखी है, तो n+1 अगर हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो प्रथम 9 सम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है, 10 होता है। अगले प्रश्न में चलेंगे तो प्रश्न नंबर 40 हमें दे रखा है 2240 का हमें 60% निकालना है। तो हम लिखेंगे 2240 का 60%। का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, गुणा, और परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटे में कितना आ जाते हैं, 100। 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 224 गुणा 6, और इनकी गुणा करोगे तो 4 6 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ जाएगा, 1344 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर गलत दे रखा है। यानी कि हमसे पूछा है 2240 का 60%, तो 2240 गुणा 60 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 6 चौक 24 के 4 हासिल के हो गए 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1344 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1344। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे कह रहा है कि a+b 10 और a बराबर 15 अकेला b कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि हमसे ये कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, कोई a और b। अगर a और b दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 10 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसे हमसे आगे पूछा है कि a अगर 15 दिन में कर पाता है तो ये बताओ कि अकेला b उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो a और b अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। अगर a अकेला करता है तो वही जो काम होता है वो 15 दिन में होता है। अगर इन दोनों का अगर हम लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, 30, 10 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 15 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा। इसे हम टोटल काम मान लेते हैं और ये क्या आ जाती है, क्षमताएं आ जाती है। ये क्या आ जाती है, क्षमता, ये कार्य क्षमता आ जाती है।
तो अगर ए की कार्य क्षमता 2 है, अगर दोनों भी जोड़कर 3 है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। यानी कि जो बी है वो एक दिन में एक काम कर पाएगा। तो ऐसे अगर बी अगर अकेला काम करेगा तो टोटल काम कितना है? 30, और बी अकेला काम करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा, तो 30 काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 30। यानी ऑप्शन नंबर सी है, ये ए, ये बी और ये सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 दिन में। यानी कि अगर बी अकेला करेगा तो काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा। आगे चलेंगे तो आगे हमें दे रखा है कि 22 टोकरी 40 दिन में बन सकती है। अगर 22 टोकरी बनेंगी तो 40 दिन में बनेंगी, तो हमसे ये कह रहा है बन सकती हैं, तो 60 दिनों में कितनी टोकरी बनेगी? 60 दिन में हमें टोकरी बतानी है कि 60 दिन में कितनी बनेगी। तो देखो ये फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 और बटे में w1 बराबर m2 d2 h2 और बटे में क्या लगा देते हैं? w2। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम mdh फॉर्मूला बोलते हैं। m का मतलब होता है पहले आदमी, m2 का मतलब होता है दूसरे आदमी, m1 का मतलब होता है पहले दिन, mh1 का मतलब होता है पहले घंटे और h2 का मतलब होता है दूसरे घंटे। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि 22 टोकरी 40 दिन में बन सकती है। देखो w का मतलब होता है कार्य, यानी 40 दिन, यानी कि डे हमें दे रखे हैं 40 और काम कितना हो रहा है? 22 टोकरी बन। ऐसे हमसे आगे पूछा है कि 60 दिनों में, यानी कि दिन हमें दे रखे हैं 60, तो कह रहे हैं कि कितनी टोकरी बनेगी? तो यहाँ पर हम मान लेंगे x। यहाँ पर अगर 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 से काटेंगे 20 तिया 60, 2 से काटोगे ये 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/11 बराबर 3/x। अगर कैची गुणा करोगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। तो जो 60 दिन में टोकरी बनेगी वो कितनी टोकरी बन जाएगी? 33 टोकरी बन जाएगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 हमें दे रखा है आगे हमें प्रश्न नंबर 43 दे रखा है, कह रहा है कि सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो हमें दे रखा है वो 4000 दे रखा है, लाभ जो दे रखा है वो 20% दे रखा है, और विक्रय मूल्य जो दे रखा है तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है क्या होगा, यानी सीपी, यानी कि क्रय मूल्य हमें दे रखा है 4000 रुपए और इसमें जो लाभ होता है वो 20%, तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो जो हमें 4000 दे रखा है ये हमारा क्या है? सीपी, यानी सीपी हमें दे रखा है 4000, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी किसी वस्तु को हमने 4000 रुपए में खरीदा है और इसमें 20% का लाभ होता है, तो ये बताओ ये वस्तु कितने रुपए में बिकेगी? तो हम कह रहे हैं कि 4000 की हमारी वस्तु थी और हमें जो लाभ मिल गया वो 20% मिल गया, तो वस्तु को हम 120 रुपए में बेच रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी कि जीरो की संख्या कितनी बचेगी? 2 और 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। तो अगर किसी चीज को अगर तुम 4000 रुपए में खरीद रहे हो, अगर उस पर 20% का लाभ ले रहे हो तो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? 4800 रुपए की बिकेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4800। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 44 हमें दे रखा है कि 19 और 57 का मासा पा, यानी कि मासा हमें याद करना। तो मासा की परिभाषा क्या कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है वही क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। तो ऑप्शन में हम बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, तो इन दोनों संख्याओं से कटने वाली जो संख्या होगी वो कितनी हो, कौन सी हो जाएगी, यानी इनका हमें मासा निकालना है। तो देखो मासा निकालने की दो विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो हम यहाँ पर भाग विधि से इनका मासा निकाल लेते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है? छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, कितना हो जाएगा? 19 तिया 57 हो जाएगा, 19 तिया 57।
यानी कि 19 से पूरा पूरा कट गया तो इसका जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 45 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आय 22,000 रुपया है और अन्य 8 व्यक्तियों की औसत आय जो है वो 8,000 है, तो कुल व्यक्तियों की औसत आय बताओ। यानी कि हमें पहले दे रखी है 8 व्यक्तियों की औसत जो दे रखा है वो 22,000 दे रखा है। अगर हम इनकी आय का अगर योग निकालेंगे तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, यानी कि 22,000 और गुणा हम कितना कर देंगे 8, तो 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे और 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17,000 1,76,000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,76,000 हो जाएगा। ऐसे आगे हमसे कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की जो औसत आय है, 8 व्यक्तियों की औसत आय 8,000 रुपए है, तो इनका अगर हम आय का अगर योग निकालेंगे तो हम इन दोनों की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और इन दोनों की गुणा करोगे तो 8 × 64 कितना हो जाएगा 64,000 कितना हो जाएगा 64,000। तो देखेंगे हमारे पास जो कुल व्यक्ति हो जाएंगे वो 8 और 8 कितने हो जाएंगे। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं कि 8 व्यक्तियों का जो औसत आय दे रखी थी वो हमें 22,000 रुपए दे रखी थी। अगर हम 8 व्यक्तियों की आयों का अगर हम कुल योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 22,000 में हम 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 व्यक्तियों की जो कुल आय का जो योग है वो 1,76,000 हो जाएगा। ऐसे आगे हमसे कह रहा है कि और अन्य 8 व्यक्तियों की औसत आय 8,000 रुपए है, तो कुल व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो हम कह रहे हैं कि अन्य 8 व्यक्ति और हैं और जिनकी औसत आय कितनी है 8,000 रुपया। अगर इनकी आयों का अगर हम कुल योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे, 8,000 में कितना आ जाएगा 64,000 आ जाएगा। अब देखो 8 व्यक्ति यहाँ और 8 व्यक्ति यहाँ, तो कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो कुल व्यक्ति हो जाएंगे 16 कुल व्यक्ति हो गए, 16 कुल व्यक्ति हो गए। अगर 16 व्यक्तियों की आय का अगर हम कुल योग देखेंगे तो कुल योग कितना हो जाएगा, यानी कि 1,76,000 1,76,000 और हमें कितना दे रखा है 64,000 दे रखा है, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 0 0 ऐसे रहेंगे और 10 का 0 हासिल का 1, ये कितना हो जाएगा 7 में 14 14 के 4 और हासिल का कितना है 1, यानी कि 2,40,000 हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो कुल योग आ गया वो कितना आ गया 2,40,000 आ गया। अगर हमें औसत निकालना है, क्या निकालना है औसत, अगर हमें औसत निकालना है तो हम क्या करते हैं योग बटे पदों की संख्या करते हैं। तो देखो योग कितना है हमारे पास 2,40,000 है और पदों की संख्या कुल कितनी है 16, 16 से भाग करेंगे 16 एकम 16 बच गए होंगे यहाँ पर 8 और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और पीछे हम कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि जो 16 व्यक्तियों की आय का जो कुल औसत है वो 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 46 हमसे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में जॉब को OTG लिखा जाता है तो दा यानी THE को क्या लिखा जाएगा। यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है और हमसे कह रहा है कि JOB को क्या लिखा जाता है OTG लिखा जाता है। तो हमसे बोला है कि THE को क्या लिखा जाएगा, तो THE को हम चेक करते हैं कि क्या लिखा जाएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो J कितने नंबर पे आता है 10, O कितने नंबर पे आता है 15 और B कितने नंबर पर आ जाता है 2। O देखेंगे तो ये 15 नंबर, T देखेंगे 20 नंबर, G देखेंगे तो 7 नंबर, यानी कि 10 था तो 10 से बढ़कर 15 आ गया, 15 था तो 15 से बढ़कर 20 आ गया और 2 था तो 2 से बढ़कर 7 आ गया, यानी हर जगह जो ऐड हो रहे हैं वो कितने ऐड हो रहे हैं 5 ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे कि T होता है वो 20 नंबर, H जो होता है 8 नंबर, E जो होता है 5 नंबर, हर में 5 5 जोड़ दो। अगर इनमें 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, इसमें 5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 13 है और इसमें 5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी 25 नंबर पर क्या आ जाएगा Y और 13 नंबर पर क्या आ जाता है M और 10 नंबर पर क्या आ जाता है J। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा JM
बाई एम जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई एम जे, बाई एम जे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जे बाई एम जे। तो जो दास से बनेगा वो क्या बनेगा? बाई एम जे बन जाएगा। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 47 हमें दे रखा है, कह रहा है यदि एक पंक्ति में 29 छात्र बैठे हैं, यानी कोई एक पंक्ति है उसमें 29 छात्र बैठे हैं, कह रहा है इनमें से अजय बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से उसका दाएं, तो कह रहा है तो बताओ उसका बाएं ओर से कौन सा स्थान है। यानी कि इसमें बाएं और दाएं दे रखे हैं, तो हमें बताना है, यानी टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं? 29 हैं। अगर हम बायां और दायां जोड़ेंगे और उसमें से अगर एक घटाएंगे तो 29 आना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि बाईं ओर से कितना है उसका? 15वां है। बाईं ओर से अगर उसका 15वां स्थान है तो दाईं ओर से उसका कितना होगा? यानी कि अगर हम उन दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो हमारे पास 29 आ जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए लेके देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गई तो 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30, और 30 में से एक कम करोगे कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर बाईं ओर से 15 है तो दाईं ओर से भी 15वां स्थान होगा। 15 कितने हो जाएंगे? 30, 30 में से एक कम करोगे कितना आ जाएगा? 29। यानी पंक्ति में अगर हम देखेंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 48 हमें दे रखा है कि यदि श्रृंखला HGFDS ABBYRDBNFDJO का बाईं ओर से 8वां स्थान किसका है? तो हमें बाईं ओर से 8वां बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां स्थान किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 49 है, कह रहा है कि एक महिला पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र का पुत्र है। वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि कोई एक महिला है, वो एक पुरुष की ओर इशारा करके कहती है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो महिला का पुरुष से बताओ क्या संबंध है? यानी कि यहाँ पर कोई एक महिला है और एक लड़के की ओर इशारा करती है और कहती है मेरे दादा। तो दादा से ऊपर इनके पिता रहे, इनसे ऊपर इनके पिता रहे होंगे और पिता के ऊपर कौन कौन होंगे? फिर इनके दादा होंगे, इनके दादा होंगे। प्रश्न हमारा ये है, एक महिला एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहती है वह मेरे इकलौते, मेरे दादा का इकलौता पुत्र का पुत्र है। यानी कि दादा का इकलौता पुत्र उनके कौन हो गए? पिता, और पिता का इकलौता पुत्र है ये। तो ये इसका कौन हो गया भाई? इसका ये हो गया भाई, और इसकी ये कौन हो गई? बहन। तो हमसे ये पूछा है कि वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो पुरुष होगा वो इस महिला से क्या बोलेगा? तो इस महिला से ये बहन बोलेगा। क्या बोलेगा? बहन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बहन। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 50 हमें दे रखा है, कह रहा है कि यदि माइनस को प्लस और गुणा को भाग में बदल दिया जाए तो 15 - 10 गुणा स्टार 2 का मान क्या होगा? देखो यहां पर हमें ये कह रखा है कि जो माइनस है, माइनस को किसमें बदल दो? प्लस। आगे कह रहा है कि जो स्टार है, स्टार की जगह यहां गुणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणा की किस में बदल दिया जाए? भाग में बदल दिया जाए। तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। यानी 15 - 10 गुणा 2, इसका मान बताना है। तो 15 तो हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस को किस में बदल दिया जाए? प्लस में। 10 को ऐसे लिख लो और गुणा को किस में बदल दिया जाए? तो गुणा को कह रहे हैं कि भाग में बदल दिया जाए। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो ये 15 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 10 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 और 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 20। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे हम बात करेंगे अगली